और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो हाँ बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, ठीक है? देखो बेटा, मैं बता दूं एक चीज़ आप लोगों को कि आपने साउंड वेव में डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम लाइट पे पढ़ने जा रहे हैं। इससे आप ऐसे समझिए कि एक फॉर्मूला पहले यूज करते हैं। फॉर्मूला ये होता है कि जैसे अगर मैं कहूँ डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव बाई सी, ये होता है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा एफ क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, ठीक है? एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाई सोर्स, सोर्स जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, ठीक है बेटा? वी रिलेटिव क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, velocity of source, velocity of source with respect to observer along the line joining them. Them means ऑब्जेक्ट सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग होता है, ठीक है? ये क्लियर रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पे नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट है ये कि जो वी रिलेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव लेते हैं इफ सोर्स इज moving away to the observer, ठीक है? और इसको हम नेगेटिव लेंगे if source is moving towards the observer। तो याद रखिएगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव लेंगे। तो इसमें एक चीज़ लेते हैं ना, एक टर्म यूज करते हैं, जैसे आप समझिए, सोच के देखिए। मैंने कहा अगर सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है मीन्स वेवलेंथ घटता है, ठीक है? क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं कहूँ, जैसे मैं पहले पॉइंट कहता हूँ कि अगर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी मीन्स वेवलेंथ बढ़ेगा, और वेवलेंथ बढ़ेगा तो जैसे विबग्योर लिखते हैं ना, वेवलेंथ बढ़ना मतलब रेड की तरफ शिफ्ट होना, तो इसे रेड शिफ्ट बोला जाता है। तो आप ये याद रखिए, जैसे मैं सोर्स और ऑब्जर्वर, ठीक है बेटा? मैंने कहा मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स है,
ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये अगर दूर जा रहा है अवे, तो अगर ये दूर जा रहा है तो उस केस में फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मैं लिख देता हूँ, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा एफ जो होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ना अवे जा रहा है तो आप पॉजिटिव लेते और पॉजिटिव लेते तो ये चीज़ नेगेटिव आ जाती, तो डेल्टा एफ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डेल्टा एफ नेगेटिव, दिस इम्प्लाइज दैट जो, अच्छा समझना, अगर फ्रिक्वेंसी घटती है तो वेवलेंथ बढ़ता है, डेल्टा लेमडा पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज दैट जो लेमडा होगा वो इंक्रीज करेगा, और लेमडा इंक्रीज करेगा तो अगर हम सोचें कि विबग्योर लिखते हैं ना बेटा, ये चीज़ विबग्योर VIBGYOR, सोचो अगर हम बीच में माने तो वो वेवलेंथ बढ़ रहा है मतलब किधर तरफ शिफ्ट हो रहा है, रेड शिफ्ट, तो दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट। तो इस चीज़ को समझिएगा, इसे मैं पहला पॉइंट लिख देता हूँ। मतलब ये हो गया कि अगर कोई सोर्स दूर जा रहा होगा तो रेड शिफ्ट मिलेगा, यानी कि आप सपोज करिए कि बहुत दूर कोई स्टार है, वो अगर हमसे दूर जा रहा होगा तो हमें रेड शिफ्ट मिलेगा। रेड शिफ्ट मतलब ये होता है कि हम इस समय उसकी फ्रिक्वेंसी या उसकी लाइट जो आ रही है उसको मेज़र करते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कि वो हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट देख लो, हमने कहा ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर ये है और ये सोर्स है। सोर्स अगर टूवर्ड्स आ रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है, इसका मतलब कि जो डेल्टा एफ होगा, देखो टूवर्ड्स का मतलब क्या, टूवर्ड्स का मतलब नेगेटिव मतलब डेल्टा एफ पॉजिटिव, डेल्टा एफ क्या होगा, पॉजिटिव, इसका मतलब जो एफ होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एफ इंक्रीज करेगा, इसका मतलब डेल्टा लेमडा क्या होगा, नेगेटिव, दिस इम्प्लाइज दैट लेमडा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब यहाँ से देखो, अगर लेमडा डिक्रीज कर रहा है तो किधर कर रहा है, वॉयलेट की तरफ, वॉयलेट या ब्लू बोल देते हैं, तो याद रखना इसे बोलते हैं दिस इज नोन एज ब्लू शिफ्ट। ये टर्म मिल जाता है कंपटीशन में भी, क्वेश्चन मिलता है, ये रेड शिफ्ट और ये ब्लू शिफ्ट, तो इसे दिमाग में रखिएगा बेटा, ठीक है। तो रेड शिफ्ट क्या होता है, ब्लू शिफ्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट क्या होता है, वो देख लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ बेटा। अच्छा, जो मैंने अभी लिखा था उस हम देख सकते हैं कि जैसे हमें पता होता है ना कि जो स्पीड ऑफ लाइट c बराबर क्या होता है, एफ लेमडा, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो जानते क्या होगा, मतलब ये तो ज़ीरो हो जाएगा, एफ डेल्टा लेमडा प्लस लेमडा डेल्टा एफ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डेल्टा एफ बाई एफ जो होगा वो माइनस ऑफ डेल्टा लेमडा बाई लेमडा आएगा। इसी से मैंने अभी, आपने देखा होगा मैंने लिख दिया था कि अगर डेल्टा एफ पॉजिटिव था तो डेल्टा लेमडा नेगेटिव था, या डेल्टा एफ नेगेटिव था तो डेल्टा एफ लेमडा पॉजिटिव था, ठीक है बेटा, तो ये चीज़ भी नोट कर लीजिए। तो मैं फिर से एक चीज़ वहाँ पे अभी जस्ट जो लिखवाया था वो पॉइंट बोल देता हूँ कि अगर कोई स्टार या कोई गैलेक्सी आपके लिए, अर्थ के लिए, अगर मैंने कहा दूर जा रही होगी तो आपको क्या दिखाई देगा, रेड शिफ्ट, और वो अगर आपके पास आ रही होगी तो क्या दिखाई देगा, ब्लू शिफ्ट, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं। फिर आता है इंटरफेरेंस। अच्छा, इंटरफेरेंस के पहले एक कोहेरेंट आता है, वो देख लेते बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज।
सबसे पहले कोहेरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? अगर दो लाइट सोर्स जो हैं उनके बीच में, वो दो लाइट सोर्सेज जो लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है पहली चीज़, और उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि दोनों जो लाइट सोर्स हैं वो क्या होंगी? कोहेरेंट होंगी। तो कोहेरेंट की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर टू सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। पहली कंडीशन क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ both should be सेम। सेकंड पॉइंट देखो बेटा, सेकंड पॉइंट क्या होता है कि फेज डिफरेंस बिटवीन देम शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि दोनों सोर्स जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहली कंडीशन फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दूसरी फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे? कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट लाइट होगी। ठीक है, बट एक पॉइंट समझिएगा। पॉइंट क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट नोट क्या लीजिए। नोट क्या है कि टू independent sources of light can't produce coherent light। मतलब दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कांट प्रोड्यूस कोहेरेंट लाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स जो होंगे वो कभी भी कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उनके बीच की जो लाइट होगी वो कोहेरेंट नहीं होगी दोनों के लिए। क्यों? उसका रीज़न क्या है समझिएगा। अब हम बेसिक में जाते हैं कि लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है। लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है, तो हम एटम की बात करें। एक एटम है, मान लीजिए इस एटम में क्या होता है, मान लीजिए हीट कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हीट करने की वजह से, जैसे आपको पता होगा जो बल्ब जलता है उसमें भी हीटिंग की वजह से होता है। तो ये अभी मान लीजिए कि किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप किया, मान लीजिए हमने कुछ एनर्जी दी, वो जंप किया, जंप करके हायर स्टेट में गया, हायर स्टेट से वो फिर ग्राउंड स्टेट में आता है। तो मैंने कहा मान लीजिए चौथे स्टेट में गया, चौथे स्टेट से एक तरीका हो सकता है वो डायरेक्टली पहले में आ जाए, ग्राउंड स्टेट में आ जाए। एक तरीका हो सकता था चौथे से वो पहले तीसरे में आए, फिर पहले में आ जाए, चौथे से दूसरे में आए, फिर पहले में आ जाए। इसके लिए तो ये चीज़ है। अब जो एनर्जी दे रहे हैं उस पर आप कुछ कर सकते हैं, आप एनर्जी बराबर दे सकते हैं। वो ऊपर गया चौथे स्टेट में, लेकिन चौथे से जब वापस आ रहा है तो आपका कोई कमांड, आपका कंट्रोल नहीं होगा। वो कैसे आएगा आप नहीं कह सकते। ऐसे दूसरा आइटम है सेम, मतलब अब दूसरा आइटम है, मान लीजिए इसमें भी जो लाइट गई, एनर्जी आपने दिया, वो चौथे स्टेट में गया। अब हो सकता है इसमें चौथे से सीधे पहले में आ गया हो तो कोई लाइट निकली, इसमें चौथे से दूसरे में आया, फिर पहले में आया तो कोई दूसरी लाइट निकली, तो दोनों वहाँ कोहेरेंट रह गए। तो इसीलिए कहते हैं कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो कहते हैं कि कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करना हो, सपोज करिए, तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि आप सोर्स सेम रखिए। सोर्स सेम रखने का मतलब ये है कि जैसे एक बल्ब हमने ले लिया, बल्ब को ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये बल्ब है, यहाँ पे मैं एक सेपरेटर लगा दूँ, ठीक है बेटा, और ये सेपरेटर लगा दूँ, और फिर देखो ये कर दूँ,
मतलब यहाँ पे सेपरेट कर दिया, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी इधर जाएगी और इधर जाएगी। तो अब सेम सोर्स है, तो जो दोनों लाइट होगी वो कोहेरेंट होगी, क्योंकि यहाँ से जो लाइट जाएगी और यहाँ से जो लाइट जाएगी, अब सोर्स तो सेम है, तो ये जो दोनों लाइट होगी, ये जो दोनों लाइट होगी वो कोहेरेंट होगी, क्योंकि सेम सोर्स से आ रही है। मैंने बोला ना कि इंडिपेंडेंट, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स हो वो कभी भी कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये याद रखिए कंडीशन, और ये भी है, ये फिक्स्ड है, कन्फर्म है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए। मिटाता हूँ मैं। चलिए अब हम देखते हैं बेटा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इसे हम बोल रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक है, दो अलग अलग वेव्स हैं, उनके सुपरपोजिशन की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेयर करना। ठीक है, अब देखो हम ऐसा मानते हैं, मतलब दो वेव्स हैं, ले लेते हैं। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, वेव जो होता है वो एक्स वाई टी टाइम तीनों का फंक्शन होता है। हमने माना कि दो वेव्स किसी पॉइंट पे टकरा रही हैं, जहाँ पे टकरा रही हैं वहाँ पे एक्स हमने ज़ीरो ले लिया, तो एक्स ज़ीरो लेने का मतलब ये है कि एक्स का फंक्शन आएगा ही नहीं। एक तो ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि हमारे लिए सिर्फ दो वेरिएबल रह जाएंगे। तो ईजी करने के लिए मैक्सिमम बुक्स में ऐसा देता है, इसलिए मैं भी ऐसा कर रहा हूँ कि वो ईजी हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज़, पहली वेव को मैंने माना y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, इसे फर्स्ट वेव मान लिया बेटा। ठीक है, सेकेंड वेव क्या है, y2 है, y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यानी कि दोनों का देखो, दोनों के लिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम है या फ्रिक्वेंसी सेम होगा, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पहली वेव है, दूसरी वेव है, अगर दोनों इंटरफेयर करती हैं, ठीक है, हम कह सकते थे आफ्टर सुपरपोजिशन, आफ्टर सुपरपोजिशन रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव y जो होगी वो क्या होगी, y1 प्लस y2। इसे लिखते हैं बेटा, y बराबर y1 की वैल्यू रखो A1 साइन ओमेगा टी प्लस ये आ गया A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करते हैं बेटा तो ये आता है y बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा 5, ये आ जाता है। मैं बताता हूँ ये क्या है, देखो समझना है, जब इसे सॉल्व करना है तो इसका सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, आप इसे एज ए वेक्टर ट्रीट करिए। क्या ट्रीट करिए, वेक्टर। तो इसमें मैं बता दूँ, जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें जो है ये मिलता है हमें, इसमें जो है जो a है वो a होता है रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। ठीक है, ये आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा 5 की बात करें अगर हम, जो फेज डिफरेंस है, तो अच्छा ध्यान देना, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 5 है, तो 10। अच्छा यहाँ पे जो हम
2 मिनट, ये फेज डिफरेंस नहीं, यहाँ पे आप थीटा लिखिए, मैं बताता हूँ थीटा क्या है। फेज डिफरेंस तो डेल्टा फाई है, ठीक है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कि डेल्टा फाई है तो वहाँ फाई आएगा, और थीटा इसे लिख रहे हैं तो टेन थीटा जो होगा वो कितना आता था, A2 साइन फाई बाई A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये आता है, ये दोनों चीज़ें आती हैं। अब ये चीज़ें कैसे आती हैं, सॉल्व करने पर पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कैसे देखना हो फिर भी समझना हो तो आप अगर वेक्टर पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि अगर हम मान लें कि ये जो है वो A1 है, इसे बेस मान लिया एक्स एक्सिस का लो, दूसरा क्या है, इसे A2 माना, कितने एंगल पे, पहले वाले से कितने एंगल पे है, फेज डिफरेंस यानी कितना, फाई के बराबर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए, और ये जो होगा दिस इज थीटा। तो आपको अगर याद होगा वेक्टर में आपने पढ़ा हुआ तो ए कितना होता था, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई, और टेन थीटा कितना होता था, A2 साइन फाई बाई A1 प्लस A2 कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ से ये आता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम कंडीशंस की बात करते हैं। मिटाता हूँ बेटा मैं, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा। अब देखो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस हमने एक जनरल बना दिया, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होगा। अच्छा, इसी पे हम ये भी लिख लेते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि वी नो दैट, 2 मिनट, चलिए बेटा, तो अभी हमने देख लिया, अब देखते हैं कि वी नो दैट कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी वो एम्पलीट्यूड के, मैं लिख देता हूँ ऐसे, पहले लिख देता हूँ कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी यहाँ से जो इंटेंसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान दो, अभी जो मैंने लिखा था कि ये लिखा था a बराबर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये लिखा था। आप क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो ये स्क्वायर होगा और ये रूट हट जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, ए स्क्वायर की जगह पे आई स्क्वायर रख दो, मतलब ए स्क्वायर की जगह पे आई रख दो, A1 स्क्वायर की जगह पे I1 रख दो, A2 स्क्वायर की जगह पे I2 और प्लस 2, A1 की जगह पे रूट I1 और रूट I2, तो मैं साथ में लिख देता हूँ इंटू कॉस फाई। तो इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है बेटा। एक और चीज़ यहाँ पे ये भी लिखते हैं, मैंने कहा एफ A1 बराबर A2 बराबर मान लीजिए A0 है, दिस इम्प्लाइज दैट I1 बराबर I2 बराबर I0 हो जाएगा। तो उस केस में उस केस में जो A है वो A होगा बेटा, ध्यान देना,
ए कितना था, रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 2a0 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी ये 2 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं तो रूट के अंदर 2a0 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 + cos फाइव। अच्छा 1 + cos फाइव कितना होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर 5/2, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से आप कह सकते थे कि जो a आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 का √2 हो जाएगा, यानी कि 2a0 cos 5/2। तो जो a आएगा वो 2a0 cos 5/2 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जब i की बात करेंगे, देखो तो जो i है वो a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब इसलिए जो i होगा वो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो a0 के स्क्वायर में तो i0, यानी कि 4i0 cos स्क्वायर 5/2। तो इंटेंसिटी आ गया कब, जब दोनों सोर्स की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड सेम होगा तो इंटेंसिटी भी सेम होगी। ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात कर लेते हैं। और ये नोट कर लिया होगा, मैं मिटाता हूँ। देखो चलो अब ये हो गया। अब मैं बात करूँ इंटरफेरेंस में, ये बात है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसी को हम मैक्सिमा भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आप कह लीजिए ए आया था वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर आपको ए का फॉर्मूला याद होगा तो ए का फॉर्मूला कितना था, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। तो फॉर ए टू बी मैक्सिमम जो cos 5 होगा वो मैक्सिमम होगा, और cos 5 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो cos 5 की मैक्सिमम वैल्यू 1 का मतलब जो फेज़ ये पाई होगा। अच्छा, इसी को मैं फेज डिफरेंस बोला था, इसलिए मैं डेल्टा 5 लिख देता हूँ। तो cos 5 1 कब होता है, cos 5 1 होता है 0 पे, पाई 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे एंड सो ऑन। तो इसे मैं लिखता हूँ 2n पाई, जहाँ पे n क्या है बेटा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा 5 कितना हो गया, 2n पाई, ये चीज़। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा 5 फेज डिफरेंस हो कितना सकता है, 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, 8 पाई हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ कि हमें ये पता है कि वी नो दैट हमें ये पता है कि मतलब वेव में आपने पढ़ा होगा कि जो पाथ डिफरेंस होता है, मतलब पाथ डिफरेंस वो पाथ डिफरेंस क्या होता है, वो होता है λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। यानी कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाता है, λ/2 पाई इंटू डेल्टा 5। डेल्टा 5 की वैल्यू यहाँ से पुट करो, कितना आ गया, λ/2 पाई इंटू 2n पाई, पाई पाई यहाँ से कट जाएगा, 2 2 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से
डेल्टा एक्स कितना आ गया, एन लेमडा, जहाँ पे एन क्या है 0 1 2 3 4 एंड सो, ठीक है। यानी डेल्टा एक्स हो कितना सकता है, 0 हो सकता है, लेमडा हो सकता है, 2 लेमडा हो सकता है, 3 लेमडा हो सकता है एंड सो ऑन। इसका मतलब ये समझ में आता है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस, पहले वेव की फेज डिफरेंस की बात करते हैं, यानी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स शुड बी 0, मतलब कैन बी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन, ठीक है, या 2 पाई का मल्टीपल, ठीक है। फिर हम बात करें एंड फॉर मतलब फेज पाथ डिफरेंस की, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस शुड बी 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा एंड 4 लेमडा एंड सो ऑन। यानी दो वेव्स अगर एक किसी पॉइंट पे टकरा रही हैं, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस अगर वो लेमडा का मल्टीपल हुआ या 0 भी हो गया तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की बात कर लें, तो जो ए आया था वो कितना आया था बेटा, वो आया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई की वैल्यू 1 ले लिए बेटा, तो cos फाई की वैल्यू 1 आ गया, तो ये जो है ये कितना आ गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा a1 प्लस a2, ठीक है। ये मॉड अब ऐसे लिख दिया है, कोई मतलब नहीं, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव भी होता है। तो जो a, अच्छा यहाँ पे जो a क्या है वो a मैक्स है, ये मैक्स है, तो a मैक्स इतना आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब a मैक्स इतना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें कि i, तो i मैक्स होता, अब आप समझिएगा, इसका अगर स्क्वायर कर देते तो i मैक्स आ जाता, इसका स्क्वायर कितना, अब आप समझिएगा, आप a1 की जगह कितना रखते हैं, रूट i1, और a2 की जगह रखते हैं रूट i2, और इसका स्क्वायर कर देते तो ये हो जाता i मैक्स, सॉरी ये हो जाता i मैक्स, तो समझ गए। तो जो a मैक्स होगा वो a1 प्लस a2 होगा, और जो i मैक्स होगा वो रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इफ़ a1 बराबर a2 बराबर a0 हो, दिस इम्प्लाइज दैट i1 बराबर i2, सॉरी i1 बराबर i2 बराबर i0 होगा, तो उस केस में जो a मैक्स होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 2a0, ठीक है। और जो i मैक्स होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, रूट i0 प्लस रूट i0, 2i रूट i0 का स्क्वायर कितना 4i0, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये ऐसे आता है, ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने ये चीज़ें देख ली, ठीक है। मिटाता हूँ मैं, फिर आता है बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इसी को हम मिनिमा भी बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, जो ए होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। दिस इम्प्लाइज दैट फॉर ए टू बी मिनिमम, जो कॉस फाई होगा वो क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम कितना होता है, ये -1, तो कॉस फाई अगर -1 है, दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा फाई कितना होगा। तो डेल्टा फाई याद रखिएगा, जो कॉस जो होता है वो पाई के लिए -1 होता है, 3 पाई के लिए -1 होता है, 5 पाई के लिए -1 होता है, यानी डेल्टा फाई क्या होगा, ये 2n-1 पाई होगा, जहाँ पे बेटा n क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया,
कितना होगा 2n माइनस 1 पाई। तो यहाँ से डेल्टा फाई आएगा कितना, डेल्टा फाई आएगा n की वैल्यू 1 रखो तो पाई आ गया, 3 पाई आ गया, 5 पाई आ गया एंड सो। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर से अब पाथ डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा एक्स कितना आया था बेटा, वो आया था लेमडा बाई 2 पाई, डेल्टा फाई वैल्यू पुट करो लेमडा बाई 2 पाई, डेल्टा फाई कितना 2n माइनस 1 पाई, पाई पाई काट दो, 2 को अंदर लेते जाओ तो यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा n माइनस हाफ लेमडा। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे आप कह सकते थे जो वहाँ पे n क्या है वो 1 से स्टार्ट होता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा वो कितना होगा, जब n की वैल्यू 1 रखें तो 1 माइनस हाफ कितना 0.5 लेमडा या 1.5 लेमडा या 2.5 लेमडा या 3.5 लेमडा या 4.5 लेमडा या एंड सो ऑन। यानी जब भी 0.5 लेमडा है, 1.5 लेमडा है, 5.5 लेमडा है, तो उस केस में जो पाथ जो इंटरफेरेंस होगा वो क्या होगा, मिनिमा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो इस केस में जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो जो a होगा वो कितना आएगा, वही चीज़ फिर से देखते, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई की वैल्यू कितनी रखती है -1। तो ये कितना आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 उसका माइनस 2a1 a2, यानी कि a, अच्छा यही मिनिमम है तो a मिनिमम कितना आ गया, ये आएगा √a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, तो यानी a1 माइनस a2 ये आ जाएगा a मिनिमम। अच्छा अब ध्यान देना, हमें नहीं पता है कि a बड़ा है कि b बड़ा है, मतलब a1 बड़ा है कि a2 बड़ा है, तो इस केस में क्या लग जाता है, मॉड लगा देते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो i मिनिमम होता है, तो i मिनिमम जो होता है उसमें क्या होता है, a1 की जगह √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर, ये आ जाता है i मिनिमम। फिर से मैं लिखते हैं if a1 बराबर a2 बराबर a0, दिस इम्प्लाइज दैट i1 बराबर i2 बराबर i0 हो जाएगा। तो इस केस में खुद देखो, अगर a1 बराबर a2 आ गया तो a मिनिमम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और i मिनिमम कितना आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि जब दोनों सोर्स की का एम्पलीट्यूड कह लीजिए या इंटेंसिटी सेम होता है तो जो मिनिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड या मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है वो 0 होती है। ठीक है बेटा, तो हमें समझ में आ गया। मैं मतलब आप ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं बताता हूँ कि यानी कि हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो है जो फेज डिफरेंस होगा वो 2n पाई होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा वो n लेमडा होगा या लेमडा का मल्टीपल होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ फेज डिफरेंस होगा वो 2n माइनस 1 पाई होगा या पाथ डिफरेंस जो होगा वो n माइनस हाफ लेमडा होगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद कर लेंगे, फिर इसका फ़ायदा हमें अभी आगे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बाय बाय।